जय हिंद छात्रों, स्वागत है आप सभी का एक और नए सेशन में। तो कैसे हैं आप सब और तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों का। तो शुरू करते हैं साइंस का एक और नया सेशन। चलिए हमारे साथ जुड़े। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने में है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। आपको किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करना है तो उसके लिए आप कौन सा सूत्र का इस्तेमाल कीजिएगा, बताइए प्रिय छात्रों। और आप लोग ये बताइए, देखिए जैसे आप सबको पता है कि प्रतिरोध का अगर एसआई मात्रक आपको बोल दे तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम हो जाता है। अगर यहाँ पे प्रतिरोधकता का पूछता, प्रतिरोधकता तो क्या हो जाता, ओम मीटर हो जाता। उसके बाद देखिए अगर आपको क्या करना है कि प्रतिरोध ज्ञात करना है तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या, V = I/R। इसको आप ध्यान रखिएगा, V = I/R। अब देखिए यहाँ पे प्रतिरोध यानी R का मान आपको फाइंड आउट करना है तो R बराबर आप लिख सकते हैं, बताइए R बराबर V/I। तो R बराबर V/I कहाँ पे है मेरे छात्रों, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ R बराबर V/I और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। और बाकी सब बातों को भी आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। फिर चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या दूसरे में चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या आपका दूसरा क्या है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। देखिए एक आपका होता है एसी धारा होता है जिसको प्रत्यावर्ती बोलते हैं, एक होता है डीसी धारा जिसको दिष्ट धारा बोला जाता है। और आप सबको ये पता है कि दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा जो आपका आपके घरों में जो धारा प्रवाह होता है वो आपका कौन सा होता है, एसी होता है। और आपको पूछ दे कितना वोल्ट का तो 220 वोल्ट का। अगर कितना हर्ट्ज का पूछ दे तो कितना का प्रिय छात्रों, 50 हर्ट्ज का होता है। ये भी आपके एग्जाम में सवाल बन सकता है। उसके बाद देखिए अगर आपको इस सवाल का जवाब पूछे कि बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है तो बैटरी से आपका कौन सा प्रिय छात्रों, दिष्ट धारा प्राप्त होती है। क्या होता है, दिष्ट धारा। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके साथ साथ आप बाकी सब बातों को भी नोट करते हुए चलिएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। 2 के बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 3 में चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 आपका पूछ रहा है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। आप सबको पता है कि दर्पण 2 तरह का होता है, एक होता है गोलीय दर्पण और एक होता है समतल दर्पण। तो आपको सवाल पूछा है कि दर्पण किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्या अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है या उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है या समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट आप लोग जवाब दीजिए प्रिय छात्रों। तो आप सबको पता है कि जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण जिसको हम लोग अपना चेहरा देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है प्रिय छात्रों, इसका होता है पेरिस्कोप में इसका इस्तेमाल होता है। कहाँ होता है, पेरिस्कोप में समतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। और उत्तल दर्पण जो है प्रिय छात्रों, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, साइड मिरर में। जो आपका गाड़ी जो होता है, गाड़ियों में जो आप आईना देखते हैं, गाड़ियों में जो दर्पण देखते हैं, जो साइड मिरर जिसको बोला जाता है, उसमें उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो फिलहाल बोला था कि दाढ़ी बनाने में किसका हो जाएगा, तो दाढ़ी बनाने में आपका अवतल दर्पण का इस्तेमाल हो जाएगा। इसके अलावा आप और भी 2-3 बातें बताइए कि और कहाँ कहाँ पे अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख करके बताइए प्रिय छात्रों। तो फिलहाल इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं 3 के बाद प्रश्न संख्या 4 में चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4 आपको पूछा है, फिजिक्स का एक प्रश्न है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा। क्या विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होगा या फिर एम्पियर होगा या कूलम होगा या फिर वाट होगा। फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। तो आप सबको पता है कि वाट किसका एसआई मात्रक होता है, ये आपका शक्ति का एसआई मात्रक होता है। जैसे शक्ति जिसको बोलते हैं पावर, क्या बोलते हैं, पावर। पावर का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट हो जाता है। और कूलम किसका हो जाता है प्रिय छात्रों, कूलम आपका आवेश का हो जाता है। इन सभी बातों को भी आप लोग नोट करते चलिएगा। और एम्पियर जो आपका है ये किसका एसआई मात्रक हो जाता है, ये आपका विद्युत धारा का हो जाता है। किसका हो जाता है, विद्युत धारा का हो जाता है। और आपका बचा कौन, विभवांतर। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट हो जाएगा। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा फिर तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में। आप लोग बाकी सब बातों को भी नोट करते हुए चलिएगा, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है प्रिय छात्रों। देखिए इसके बाद चलते हैं अगला प्रश्न में, प्रश्न संख्या 5 में। देखिए 5 क्या है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए आपके घर में अगर बिजली है तो वहाँ पे देखिएगा एक फ्यूज भी लगा रहता है। तो बोल रहा है कि जो फ्यूज है तो विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, क्या ऊष्मीय सिद्धांत पर या चुंबकीय सिद्धांत पर या रासायनिक सिद्धांत पर या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर आप दिमाग लगाइएगा तो बहुत आसानी से इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो प्रिय छात्रों आप सबको पता है कि विद्युत फ्यूज जो है वो विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर, तो आपका ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा पेन को भी लेकर के कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर, ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में, 5 के बाद प्रश्न संख्या 6 में चलते हैं। देखिए 6 आपको बोल रहा है कि शोषण
किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। आपको रासायनिक अभिक्रिया से सवाल पूछा है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। क्या आपका उपचयन हो जाएगा, या संयोजन हो जाएगा, या ऊष्माक्षेपी हो जाएगा, या ऊष्माशोषी हो जाएगा। तो आप सब जानते हैं कि देखिए ऊष्माशोषी में क्या होता है कि यहाँ पे रिएक्शन के लिए यहाँ पे क्या होता है, ऊष्मा ऊर्जा का जरूरत होता है। यहाँ पे क्या होता है, ऊष्मा ऊर्जा का जरूरत होता है रिएक्शन होने के लिए। ठीक है मेरे छात्रों। और ये पे ऊष्माक्षेपी में क्या होता है कि रिएक्शन के बाद यहाँ पे आपका ऊष्मा या फिर ऊर्जा निकल के आता है। ऊष्मा या ऊर्जा कब होता है, रिएक्शन के बाद निकल के आता है, उसको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। तो आप बताइए संयोजन तो आप जानते ही हैं कि संयोजन किसको बोलते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नया कंपाउंड बनाता है। तो देखिए प्रिय छात्रों, श्वसन में क्या होता है, आपका श्वसन में कुछ इस प्रकार का रिएक्शन होता है, C6H12O6, ये आपका इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है। ऑक्सीजन जुड़ने के बाद CO2 प्लस H2O प्लस आपका ऊर्जा निकल के आता है। तो बताइए यहाँ पे रिएक्शन के बाद ऊर्जा निकल के आया, तो आपका कौन सा रिएक्शन हो जाएगा प्रिय छात्रों, तो ये आपका हो जाएगा कि आपका ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, बाकी सब बातों को भी आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में। तो आप लोग ये भी बताइए कि आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताते चलिए आप लोग। देखिए अगला प्रश्न है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, यानी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन हो जाएगा। क्या आपका कॉपर हो जाएगा, या फिर Ag हो जाएगा, Ag जिसको चांदी बोलते हैं, या फिर आपका एल्युमिनियम हो जाएगा, या फिर Fe यानी आपका लोहा हो जाएगा। तो प्रिय छात्रों आप लोग बताइए कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन हो जाएगा। तो आप लोग को ये बताते चले कि सुचालक किसको बोलते हैं, जैसे विद्युत का सुचालक बोला है तो जिससे ना विद्युत आर पार हो जाए, जिससे आपका विद्युत आर पार हो जाए उसको क्या बोलते हैं, विद्युत का सुचालक बोलेंगे। तो देखिए आपका यहाँ पे जो चांदी जो है, ये चांदी जिसको Ag बोलते हैं, ये आपका क्या होता है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। जब भी आपके एग्जाम में सवाल पूछे कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक और ऑप्शन में आपको चांदी दिख जाए तो आप उसी को टिक आउट कीजिएगा और वही इस सवाल का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा प्रिय छात्रों। तो चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में, 7 के बाद 8वां प्रश्न में चलते हैं। देखिए 8वां प्रश्न आपको क्या बोल रहा है कि आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को कहा जाता है। देखिए उदर्ग यानी जो इस तरह जो आपका लाइन सब रहता है, यानी जो खरा खरा रहता है, इस तरह आप समझिए सिंपल भाषा में, जो आपका खरा खरा रहता है। कैसा रहता है प्रिय छात्रों, जो आपका खरा खरा रहता है इसको क्या बोलते हैं, बताइए आप लोग इसको क्या बोलते हैं। तो देखिए आपको पता है कि जो आपका खरा खरा रहता है उसको क्या बोलते हैं, वर्ग, या फिर उसको समूह बोला जाता है, इसको ग्रुप बोलते हैं। और आवर्त किसको बोलते हैं, जो क्षैतिज जो होता है, जो क्षैतिज स्तंभ होता है उसको आवर्त बोलते हैं। बाकी यहाँ पे अपर रूप का तो कोई बात रहा नहीं और इनमें से कोई नहीं होगा नहीं। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों, वर्ग हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में इतना बता दीजिए कि आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना है, ये बता दीजिए। और कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिए कि आवर्त सारणी में आवर्त कितना है, ये भी बता दीजिए प्रिय छात्रों। तो चलते हैं इसके बाद अगले सवाल में, चलते हैं 8 के बाद प्रश्न संख्या 9 में चलते हैं। देखिए 9 आपका पूछा क्या है कि निम्नलिखित में कौन उप धातु है। देखिए एक आप जानते हैं धातु होता है और एक आपका क्या होता है प्रिय छात्रों, अधातु होता है। एक होता है धातु, एक होता है अधातु। अब इन दोनों का गुण जिसमें पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उपधातु बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उपधातु बोला जाता है। तो इन चारों ऑप्शनों में से पूछा है कि कौन उपधातु है, जिसको मेटेलॉइड कहा जाता है। क्या आपका लोहा हो जाएगा, क्या आपका कॉपर हो जाएगा, या निकेल हो जाएगा, या फिर एंटीमनी हो जाएगा। तो देखिए प्रिय छात्रों आप सबको पता है कि लोहा क्या होता है, लोहा आपका क्या होता है, ये आपका धातु होता है। आपका कॉपर भी धातु होता है, निकेल भी धातु होता है। लेकिन जो आपका एंटीमनी है, एंटीमनी जिसका सिंबल क्या Sb है, तो ये आपका क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों, ये आपका अधातु हो जाएगा। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सॉरी अधातु नहीं, उपधातु हो जाएगा। और ये सवाल का क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। चलते हैं 9 के बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 10 में चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 10 आपका पूछा है कि पीतल क्या है। आपका जो पीतल है वो क्या है, क्या आपका पीतल धातु हो जाएगा, या अधातु हो जाएगा, या मिश्र धातु हो जाएगा, या उपधातु हो जाएगा। तो आप लोग फटाफट बताते चले, लेकिन कुछ बातें और आप लोग को बताते हैं, इसको आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा। जो आपका पीतल जो है ना प्रिय छात्रों, ये आपका पीतल ये किस किस का मिश्रण है, ये आपका पीतल, रुकिएगा थोड़ा सा, ये आपका पीतल जो है ये आपका कॉपर प्लस किसका, जिंक का मिश्रण है। किसका, कॉपर और जिंक का मिश्रण आपका कौन, पीतल। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा हर हाल में। और कुछ और भी यहाँ से सवाल बनते हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में और भी सवाल बनते हैं। जैसे आपको पूछा जाता है कि बताइए कि कांसा का मिश्रण कौन कौन सा, यानी कांसा किस किस का मिश्रण है। तो कांसा आपका क्या हो जाता है प्रिय छात्रों, ये आपका तांबा किसका हो जाता है, तांबा प्लस टीन का मिश्रण होता है आपका कांसा। उसके बाद आपको ये भी पूछ सकता है कि जर्मन सिल्वर, ये आपका टीआरई में पूछा गया सवाल है प्रिय छात्रों कि जर्मन सिल्वर का बता दीजिए ये किस किस का मिश्रण है। तो इन सभी बातों को आप लोग ना नोट कर लीजिएगा। जर्मन सिल्वर आपका किसका होता है, तांबा। एक बात तो आप ध्यान रखिए कि तांबा लगभग सभी मिश्रणों में आपका तांबा पाया जाता है। तांबा प्लस जस्ता प्लस
निकेल। इन सभी चीज़ों का मिश्रण आपका कौन है? जर्मन सिल्वर है। इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। एक और इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपका क्या पूछा जाता है? गन मेटल। क्या पूछा जाता है प्रिय छात्रों? गन मेटल किस किस का मिश्रण है, ये एग्जाम में आपको पूछता है। तो इन सभी बातों को नोट कीजिएगा। आपका गन मेटल इसमें भी क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा। और आपका इसमें और किसका मिश्रण होता है? तांबा, उसके बाद जस्ता का हो जाएगा, जस्ता जिसको जिंक बोलते हैं, जस्ता हो जाएगा। फिर इसमें और क्या पाया जाता है? इसमें भी आपका टीन रहता है। उसके अलावा इसमें एक और क्या रहता है? इसमें पीबी यानी सीसा होता है। तो इन सभी बातों को आप नोट कर लीजिएगा। तो फिलहाल देखिए पीतल क्या है? जो पीतल आपका कॉपर और जिंक का क्या होता है? ये मिश्रण होता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों? पीतल आपका क्या है? ये आपका मिश्र धातु है। क्या है आपका? पीतल आपका मिश्र धातु है। ठीक है, चलते हैं इसके बाद 10 के बाद चलते हैं 11वां प्रश्न में चलते हैं। देखिए 11वां प्रश्न आपका बहुत आसान है। बोला है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या 7 होगा, या 7 से कम होगा, या 7 से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो आप सबको पता है कि 7 से अधिक किसका होता है प्रिय छात्रों? 7 से अधिक क्षार का हो जाता है। उसके बाद 7 से कम आपका किसका हो जाता है? ये आपका अम्ल का हो जाता है। और आपका 7 किसका हो जाता है प्रिय छात्रों? ये आपका उदासीन हो जाता है। क्या होता है? उदासीन। इन सभी बातों को भी आप नोट करते चलिएगा। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा कि अम्ल का बोला था, तो जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा ऑप्शन। चलते हैं 11 के बाद चलते हैं 12वां प्रश्न में। देखिए 12वां प्रश्न आपका क्या है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है, यानी सबसे आसान हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा? क्या आपका मीथेन हो जाएगा, या इथेन हो जाएगा, या प्रोपेन हो जाएगा, या फिर ब्यूटेन हो जाएगा? तो इन चारों ऑप्शनों में से सबसे सरल हाइड्रोकार्बन आपका कौन हो जाएगा मेरे छात्रों? मीथेन हो जाएगा। मीथेन में एक कार्बन होता है और उसके साथ कितना? 4 गो हाइड्रोजन रहता है। ये बात को आप आसानी से जानते हैं कि एक कार्बन होगा और उसमें 4 गो हाइड्रोजन रहता है। ये आपका हो जाएगा मीथेन। और यही क्या हो जाएगा? सबसे सरलतम आपका हाइड्रोकार्बन। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में 12 के बाद 13वां प्रश्न में चलते हैं। देखिए 13वां प्रश्न क्या है कि कुटपाद किस में पाया जाता है? कुटपाद किस में पाया जाता है? क्या आपका पैरामीशियम में पाया जाता है, या फिर यूग्लिना में पाया जाता है, या अमीबा में पाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट आप लोग जवाब दीजिए कि कुटपाद किस में पाया जाता है। तो देखिए आप सबको पता है कि कुटपाद जो है वो किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। किसमें प्रिय छात्रों? अमीबा में पाया जाता है। और ये भी बात जानते हैं कि अमीबा कुटपाद की सहायता से क्या करता है? अपना भोजन प्राप्त करता है। अमीबा जो अपना भोजन प्राप्त करता है वो किसकी सहायता से? कुटपाद की सहायता से। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते 13 के बाद चलते हैं 14वां प्रश्न में। बस आप लोग हिम्मत मत हारिए, हिम्मत बनाए रखें, हमारे साथ मेहनत करते रहें। चलिए 14वां प्रश्न आपका क्या है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। देखिए जनन 2 तरह का होता है, एक होता है लैंगिक, एक होता है अलैंगिक। लैंगिक जनन जिसमें क्या होता है प्रिय छात्रों? इसमें आपका एक लैंगिक जनन, एक अलैंगिक जनन होता है। तो फिलहाल यहाँ पे समझिए कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है किसके द्वारा? क्या पत्तियों द्वारा, या फिर फूलों द्वारा, या फिर तना द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए आप सबको पता है कि तना द्वारा तो होगा नहीं, तो इसको आप काट दीजिए। पत्तियों द्वारा भी जनन नहीं होता, क्योंकि पत्ती क्या होता है? उसका रसोई घर होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। पत्ती क्या होता है प्रिय छात्रों? ये रसोई घर होता है। अगर आपको कभी सवाल पूछ दे कि पादप का रसोई घर कौन है तो आपका पत्तियां हैं। तो लैंगिक जनन किसमें हो जाएगा? फूलों द्वारा हो जाएगा। किसमें हो जाएगा प्रिय छात्रों? फूलों द्वारा हो जाएगा। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद 14 के बाद चलते हैं 15वां प्रश्न में। देखिए 15वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन एक उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग किस अंग को बोलते हैं? जिस अंग से ना आप क्या करते हैं? अपशिष्ट पदार्थ को, यानी अपशिष्ट पदार्थ को अपने से अगर बाहर निकालते हैं, अपशिष्ट पदार्थ को अपने शरीर से जिस अंग से बाहर निकालते हैं उसको क्या बोला जाता है? अपशिष्ट अंग बोला जाता है। क्या आपका वृक्क हो जाएगा, या फिर अग्नाशय हो जाएगा, या आंख हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए आप सबको पता है कि अग्नाशय जो है ये क्या आपका ग्रंथि है। कैसा ग्रंथि है? ये आपका मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय आपका कैसा ग्रंथि प्रिय छात्रों? ये आपका मिश्रित ग्रंथि है। अगर आपको पूछ दे कि कौन सा ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि कहलाता है, तो आपका अग्नाशय क्या होता है? मिश्रित ग्रंथि होता है। और इससे आपका कौन सा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है? कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। ये बात को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों? ये हो जाएगा आपका वृक्क हो जाएगा। वृक्क हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? वृक्क इस सवाल का जवाब हो जाएगा। और वृक्क के बारे में कुछ बातें आप और जान लीजिए कि ये क्या करता है? आपका रक्त को छानने का काम करता है, रक्त को साफ करने का काम करता है। चलते 15 के बाद चलते 16वां प्रश्न में। देखिए 16वां प्रश्न क्या आपका पूछ रहा है कि शुक्राणु बनता है। शुक्राणु है वो कहाँ बनता है? तो क्या वो आपका वृष्ण में बनता है, या फिर मूत्राशय में बनता है, या फिर गर्भाशय में बनता है, या फिर अंडाशय में बनता है? तो देखिए प्रिय छात्रों आप इसको ना इस तरह भी काट सकते हैं, ऑप्शन के हिसाब से भी इसका जवाब दे सकते हैं। देखिए शुक्राणु जो है, सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि ये शुक्राणु है ये आपका किसमें? मेल में पाया जाता है। किसमें? मेल में पाया जाता है, यानी पुरुषों में पाया जाता है। तो अब देखिए अंडाशय ये तो महिलाओं में हो गया, इसको काट दीजिए। गर्भाशय ये भी महिला में होगा, इसको काट दीजिए। अब बचा कौन? मूत्राशय और वृष्ण। तो देखिए आपका शुक्राणु किसमें बनता है प्रिय छात्रों? ये आपका वृष्ण, जिसको टेस्टिस बोलते हैं इंग्लिश में, इसमें पाया जाता है। चलिए छात्रों इसके बाद चलते हैं और ये बता दीजिए कि वृष्ण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन
टेस्टोस्टेरोन। विष्णु से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, इस बात को भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलते हैं 16 के बाद चलते हैं 17वां प्रश्न में। देखिए आज के सेशन का 17वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। क्या आपका